है आज का किस्सा। राधिका ये किस्सा बताती हैं अपने उस समय का जब ये हॉस्टल में थी और एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। अब जब ये कॉलेज में गई, गुवाहाटी का ये किस्सा है। और जो ये हॉस्टल था, उस हॉस्टल में एक अजीब बात थी कि 6 मंजिला हॉस्टल था बेसिकली। और फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये तीनों भरे थे। और उसके बाद फिर फिफ्थ फ्लोर और सिक्स्थ फ्लोर। थर्ड फ्लोर जो था वो बिल्कुल ही खाली था वहाँ पे। और जहाँ तक इसकी बात थी कि इसके पीछे कारण क्या था, तो ये बताया जाता था कि यहाँ पर कुछ ऐसी रोने की आवाज़ें आती हैं, कुछ अजीब से तरीके की डरावनी आवाज़ें आती हैं। आमतौर पर मैनेजमेंट से जब ये बात की गई तो मैनेजमेंट तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि कुछ पाइप्स वगैरह में दिक्कत है जिसकी वजह से इको क्रिएट होती है, लेकिन फिर भी ये हिस्सा खाली था। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को रूम अलॉट किया ही नहीं गया था। यहाँ पर थे कुछ बाथरूम जो जिनका कभी कभार यूज़ किया जाता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन बाथरूम्स का, उन वॉशरूम्स का किसी ने अकेले यूज़ किया हो। यानी लेट्स से कभी भीड़ होती थी तो 5-6 लड़कियां, 7 लड़कियां कलेक्टिवली जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनको काफ़ी डर लगता था। वो मंजर ही कुछ ऐसा था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का हलचल कोई होती नहीं थी। और जब ये 5-6 लड़कियां जाती भी थी तब भी ये डर के साए में जाती थी। अब राधिका नई नई यहाँ पर आई थी और उसको भी इन बातों का पता लगा। एहतियातन तौर पर राधिका भी इस एरिया में जाने से कतराती थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी जगह को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वो जगह खुद ब खुद ही बुलाती है। अब क्या होता है कि एक बार राधिका अपने कॉलेज में काम कर रही थी और वहाँ से काफ़ी लेट हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये काफ़ी देर में अपने रूम में आई। थकावट की वजह से उसको काफ़ी गहरी नींद आ गई। अब आमतौर पर राधिका स्मार्ट थी। ये क्या करती थी कि ये काफ़ी पहले उठ जाती थी बच्चों से, बाकी स्टूडेंट से, ताकि वॉशरूम को आसानी से यूज़ कर सके। नहीं तो अमूमन तौर पर क्या होता था कि कई बार लाइन्स लग जाती थी। और जब ऐसी चीज़ होती है तो हाइजीन की कमी भी होती है। हर कोई जल्दी जल्दी वॉशरूम यूज़ करता है और उसकी वजह से हाइजीन कम हो जाती है। तो ये क्या करती थी कि ये इनकी रूटीन होती थी कि ये ऑलमोस्ट सबसे पहले, या सबसे पहले गिने चुने लोगों में से, गिने चुने स्टूडेंट में से ही वो वॉशरूम को यूज़ करती थी। लेकिन आज की सुबह ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज की सुबह जब ये जाती हैं तो वहाँ पर एज़ यूजुअल लंबी लंबी कतारें लगी थी। वैसे छुट्टी का दिन तो था, लेकिन फिर भी इनकी आदत थी कि इन्होंने टाइमली अपना जो हाइजीन का ध्यान रखना होता है। तो ये सोचती हैं कि ये थर्ड फ्लोर वाले जो वॉशरूम है वहाँ पर जाएँगी और कुछ लड़कियों से बात करती हैं, लेकिन कोई भी हामी भरता नहीं है, किसी को कुछ जल्दी थी नहीं। आम तौर पे वहाँ पर जब कोई कलेक्टिवली भी जाता था तो वहाँ पर फिर भी डर लगता था। तो ऐसा सारे सोच रहे थे कि भई हम नहीं जाएँगे। ये सोचती हैं कि दिन का समय है, सुबह-सुबह है तो कोई ऐसा कोई दिक्कत होगी नहीं, तो मैं अकेले चली जाती हूँ। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि शायद जाने-अनजाने जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ थर्ड फ्लोर में ही कोई दिक्कत थी, अब शायद सारे हॉस्टल में कोई दिक्कत आने वाली थी। जब ये वॉशरूम की तरफ जाती हैं और वॉशरूम में एंटर करती हैं तो इनको काफ़ी अजीब-सी तरीके की मनहूसियत तो महसूस होती है। और ये यूजुअली बात थी कि जब कोई काफ़ी समय से एक जगह पे नहीं आता तो फिर वो उसकी मेंटेनेंस भी उस तरीके से नहीं होती। अब जैसे लेट्स से कि वो टूटियाँ थी, जो नल थे वहाँ से पानी टपक रहा था और वो भी अजीब सी तरीके की डरावनी आवाज़ें ही लग रही थी। लेकिन राधिका इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है और एक गुस्ल खाने में वो चली जाती हैं। बेसिकली वो गुस्ल खाने के जो दरवाजे थे, नीचे से थोड़ी-सी उसकी स्पेस थी। अब क्या होता है कि जब ये वॉशरूम यूज़ करना शुरू करती हैं तो अचानक से उसको महसूस होता है कि बाहर कोई टहल रहा है। कोई एक जना नहीं टहल रहा, कुछ 2 या 3 परछाइयाँ उसको ऐसा लग रहा है कि टहल रही हैं। अब राधिका को लगता है कि शायद मेरे पीछे-पीछे भी 2-3 लड़कियाँ आ गई होंगी। राधिका आवाज़ लगाती है कि कोई है यहाँ पे? लेकिन वहाँ से किसी की आवाज़ आती नहीं। हालाँकि उसको वो उस स्पेस से, वो उस परछाइयों की जो शैडोज़ थी वो नज़र आ रही थी। लेकिन राधिका थोड़ा-सा डरती तो है, लेकिन वो अपने आप को काबू पाती हैं और सोचती हैं कि हो सकता है कि कोई जवाब ना दे रहा हो या फिर प्रैंक कर रहा हो। क्योंकि उसकी बातें उसको खुद को ही ये सच्ची इसलिए लग रही थी कि कुछ समय बाद अचानक से कुछ हँसने की आवाज़ें आने लग पड़ी। शायद ये वही 3-4 लड़कियाँ बकौल इनके कर रही थी। अब ये नहा रही थी और ये कह रही थी कि यार मुझसे ऐसे प्रैंक मत करो यार, क्या कैसी बातें कर रही हो बताओ। तुम्हें नहीं पता ये जो वॉशरूम है इनके बारे में कैसी बातें मशहूर है, कहीं सच में भूत आ ना जाए। लेकिन राधिका क्या जानती थी कि वो जो परेशानियाँ थी वो किसी और की नहीं थी, बल्कि उन्हीं प्रेतों की थी, जो मशहूर थे इन वॉशरूम्स में, जो मशहूर थे इस हॉस्टल की इस पर्टिकुलर फ्लोर में।
अब जब राधिका नहा रही होती है तो अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके जो बाल है कोई खींच रहा है। ये अनयूजुअल चीज़ नहीं थी। राधिका के अलावा वहाँ पर कोई था नहीं और बाल भी उसके इस तरीके से कोई खींच रहा था कि जैसे वो उखाड़ ही देना चाहता हो। राधिका डर के इधर-उधर देखती है लेकिन वहाँ पर वो किसी को नहीं पाती और वो जो आवाज़ें हैं वो काफ़ी भयानक होने लग पड़ी थी। जैसे कि कोई चाहता था कि राधिका इस जगह पे रुके ना। राधिका जल्दी से नहाती हैं, कपड़े डालती हैं और फटाफट वहाँ से भागने की करती है क्योंकि राधिका को अब महसूस हो चुका था कि शायद उसने वहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब राधिका उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, यानी वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो अचानक से उसके पीछे से दरवाज़ा ऐसे धम करके बंद होता है जैसे काफ़ी किसी ने गुस्से से बंद किया होता है। ये काफ़ी था राधिका को रियलाइज़ करने के लिए कि इस वॉशरूम में उसके अलावा भी कोई है और उसको राधिका का आना पसंद नहीं आया। राधिका ये जाके अपनी जो रूममेट है उससे बात करती है और रूममेट भी उसको डाँटती है कि तुम्हें ऐसी जो हरकत है वो नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हें कम से कम अकेले नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे। लेकिन अब ये गई हो तो ज़्यादा किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही डर का माहौल पैदा होगा और अगर किसी ने शिकायत कर दी तो खामोखा वार्डन तुम्हें ब्लेम करेगी डर फैलाने के लिए। राधिका अपनी रूममेट की बात मान लेती है और उसको कहीं न कहीं ये बात सही लगती भी है। लेकिन अब जो रातें हैं इस हॉस्टल में, वो कुछ अजीब से तरीके की होने लग पड़ी थी। शायद वो जो परछाइयाँ थी, अब उस हॉस्टल को ही खाली कराना चाहती थी। उसका कारण ये है कि जब उस समय राधिका रात को सो रही थी, तो अचानक से जब उसकी जाँख खुलती है तो देखती है कि उसके कमरे के बाहर, रूम के बाहर कोई इधर-उधर जो है वो फिर रहा है, इधर-उधर चक्कर काट रहा है। अब वो परछाइयाँ जैसी चीज़ थी, वैसे भी तो जब कोई खिड़की के बाहर देखेगा तो परछाइयाँ नज़र आएगी, मोटा शीशा था। वो अपनी रूममेट को उठाती है और कहती है कि देख कोई बाहर कौन घूम रहा है? तो उसकी रूममेट कहती है पागल है क्या? रात के 1-2 बजे कौन घूमेगा? जो चीज़ राधिका को नज़र आ रही थी, वो चीज़ अपनी उसकी रूममेट को नज़र नहीं आ रही थी। अब जब राधिका उस दरवाजे को खोलती है, तो देखती है कि वहाँ पर तो कॉरिडोर में दूर-दूर तक कोई नहीं है। ये देख के तो राधिका और डर जाती है क्योंकि किसी के बस में ऐसा है नहीं कि कोई भाग के इसके साथ प्रैंक करे और भाग के इधर-उधर छुप जाए। किसी भी तरीके के दरवाजे के खुलने या बंद होने की आवाज़ आई ही नहीं थी। जब राधिका दोबारा से बंद करती है और जब राधिका सोने की कोशिश करती है तो उसकी दोबारा से जाग खुलती है उसकी दोस्त, उसकी रूममेट की चीख से। अचानक से राधिका जब उठती है तो वो कहती है क्या हुआ? तो राधिका की मेड कहती है कि कोई खिड़की से हमें झाँक रहा है। कोई खिड़की से ऐसे हाथ लगा के हमें देख रहा है, कोई परछाई है। तो राधिका जब देखती है उसकी तरफ तो उस शीशे की तरफ तो कोई था नहीं। राधिका फिर से बाहर की तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। अब वो प्रेत शायद इन दोनों के दिमाग से खेल रहा था। एक बार में वो राधिका को नज़र आ रहा था और दूसरी बार में उसकी रूममेट को नज़र आ रहा था। अब सारी रात दोनों की जैसे-तैसे बीतती है, सारी रात दोनों सो नहीं पाती और उनको महसूस होता है कि उनके ना ही सिर्फ़ कमरे के बाहर कॉरिडोर में ताकि कमरे के अंदर भी कोई ना कोई घूम रहा है। उनको काफ़ी हैवीनेस फ़ील हो रही थी। इनको लगता है कि शायद कहीं न कहीं इनका वहम होगा, लेकिन इनका वहम था नहीं क्योंकि अगले दिन हर एक रूम की हर एक लड़की ने कंप्लेन की कि हमें ऐसे महसूस हुआ कि हमारे रूम के बाहर कोई घूम रहा है। कोई भी ऐसा रूम नहीं था जिसको ये महसूस ना हुआ हो। वार्डन से बात की गई, मैनेजमेंट से बात की गई, लेकिन मैनेजमेंट तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैनेजमेंट शायद कोई गहरी नींद सोई हुई थी जिनको जगाने के लिए ज़रूरत थी चीखों की। वो भी एक नहीं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो आज की रात थी वो उस हॉस्टल के लिए कहर की रात थी। जैसे ही 1 सवा 1 का टाइम होता है तो रूम से एक-एक रूम से चीखों की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं। अब वो जो परछाइयाँ थी वो कॉरिडोर में नहीं बल्कि हर एक रूम में वो परछाइयाँ थी और लड़कियां तो डर से कांप रही थी, डर से चीखें मार रही थी। कुछ ही मिनटों में जो ग्राउंड होती है हॉस्टल के सारी उसके बाहर आ जाती हैं और वार्डन भी आनन-फानन में आती हैं। अब कोई 1 बोले 2 बोले, लेकिन जब सारे का सारा हॉस्टल बाहर आकर खड़ा हो जाए तो फिर वार्डन भी क्या करती या मैनेजमेंट भी क्या करती। उनको तो ये बात माननी पड़नी थी और ऑन दी स्पॉट अब हॉस्टल को तो खाली किया ही नहीं जा सकता था। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हॉस्टल से इतनी लड़कियों को शिफ्ट किया जाए।
अब जो लड़कियां हैं वो भी नेचुरली बात है कोई काफ़ी दूर से होंगी। अगले दिन सुबह जब ये सारा मुद्दा उठता है तो फिर हवन वगैरह किया जाता है हॉस्टल में, पाठ पूजा की जाती है। उससे क्या होता है कि कुछ फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता जो ये परेशानियाँ हैं वह ये वहाँ से पूरी तरह गायब हो सके। राधिका अपनी जो भलाई है इसी चीज़ में समझती है कि वो इस हॉस्टल से निकल के पीजी ले ले, क्योंकि शायद सबसे पहले वही थी जिसको ये परछाइयाँ नज़र आई थी और उसके बाद ही सब कुछ होना शुरू हुआ था। धीरे-धीरे हॉस्टल के बाकी स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी हॉस्टल को वैकेट कर दिया। आई होप ये किस्सा आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो आज के बाकी किस्से हैं वो भी कुछ अजीब से होने वाले हैं। और जो ये किस्सा है दूसरा, ये तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये किस्सा एक ऐसे लड़के का किस्सा है जो शायद किसी खौफनाक दुनिया से ताल्लुक़ रखता था या उसका ताल्लुक़ बन गया, और उसका एक कारण था। ऐसे कई बच्चे हमारे समाज में होते हैं जो अपने माँ-बाप से ज़्यादा बात नहीं करते, और उनका कारण ये होता है कि कहीं न कहीं जो शुरुआत होती है उनके माँ-बाप से होती है। ऐसा ही बच्चा था अभिषेक। ये कहानी अभिषेक की बहन गीतांजलि ने बताई है। गीतांजलि और अभिषेक की उम्र में तकरीबन 9 साल का फ़र्क था। तो पहली बात तो दोनों भाई-बहन थे, मतलब भाई-भाई भी हों तो खुद ब खुद खेलते रहते हैं। अब इनके जो पेरेंट्स थे वो सुपर बिज़ी थे। माने कि दोनों की जो जॉब थी वो काफ़ी टफ़ जॉब थी। टफ़ इन द सेंस ऐसे नहीं कि वो कोई मेहनत मज़दूरी, मतलब कि अच्छे थे, लेविश फैमिली थी, लेकिन उनका जो वर्किंग कल्चर था या कह सकते हैं वर्किंग आवर्स थे वो काफ़ी एक्सपेंडेड थे, और ये काफ़ी पैशनेट थे वर्क को लेकर। इतने पैशनेट थे कि अपने बच्चे की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाते थे। शायद इसी का खामियाजा इन्होंने भुगता, क्योंकि अभिषेक जब छोटा था तो उसने अपने खिलौनों को ही अपना साथी बना लिया। अक्सर वो अपनी बहन गीतांजलि से ये बातें करता रहता था कि ये खिलौना मुझसे ये बात करता है, ये खिलौना मुझसे ये बात करता है। वो कहता है कि मैं तेरा भाई हूँ, वो कहता है कि मैं तेरी बहन हूँ। कभी कोई खिलौना कोई बात करता है, कभी कोई खिलौना कोई बात करता है। गीतांजलि को ये बातें बचपने की बातें लगती थी, और वो भी इन बातों को हंस के टाल देती थी कि अभी मेरा भाई जो है वो, मेरे माँ बाप तो उसको टाइम दे नहीं पाते, अभी वो भी उससे काफ़ी बड़ी थी, 9 साल का डिफरेंट था, तो बच्चों की तरह तो वो भी खेल नहीं सकती थी। जब अभिषेक अमूमन कुछ 5-6 साल के थे तो तब इनकी हायर स्टडीज़ तो शुरू होने वाली थी गीतांजलि की, इसलिए उनका भी जो ध्यान था ज़्यादा पढ़ाई में रहता था। तो कुल मिला के अभिषेक बिल्कुल अकेला फील करता था। गीतांजलि को ये लगता था कि शायद ये जो खिलौने हैं उसके अकेलेपन के साथी हैं, और वो भी कभी अभिषेक को इस बात के लिए टोकती नहीं थी कि तू कैसी बातें कर रहा है, कैसी पागलों जैसी बातें करता है। लेकिन शायद ये इनकी काफ़ी बड़ी गलती थी, क्योंकि जिन खिलौनों की बात अभिषेक करता था, क्या सच में वो मिथ थी या फिर हकीकत थी? बकौल इनके की वो हकीकत थी, जिसको वो समझ नहीं पाई। अगर समय रहते समझ लिया होता तो इनका भाई आज एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता। धीरे धीरे ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने लग पड़ी जब अभिषेक बड़ा हो रहा था। अब 1-2 साल बीते तो हमेशा अभिषेक सेम ऐसी बातें करता तो गीतांजलि भी इरिटेट होने लग पड़ती। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था, क्योंकि वो भी अपने हायर स्टडीज़ में बिज़ी थी, माँ बाप तो पहले बिज़ी थे। एक दिन जब अभिषेक कुछ 3-4 साल बाद की बात है कि अभिषेक कहता है कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे घर खेलने आ रहे हैं। ये सुन के तो इनके माँ बाप खुश हो जाते हैं कि शुक्र है कि इनका बेटा भी इन खिलौनों से बाहर निकला। उस दिन संडे का टाइम था तो सारी फैमिली घर पे थी। अब इनके फ्रेंड आते हैं। ये इनकी माँ की खुशफहमी थी कि मेरा बेटा भी शुक्र है दोस्तों के साथ खेलने लगा और उसने भी दोस्त बनाए, क्योंकि जो भी दोस्ती बनी थी वो आज टूटने वाली थी। हुआ ही कुछ ऐसा। अभी अभिषेक के रूम में कुछ ही देर बीतते हैं उनके दोस्तों को अचानक से बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची चीखने की और कुछ टूटने की आवाज़ आती है। ये भागे भागे जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों दोस्त अभिषेक के डर के एक कोने की तरफ खड़े हुए थे। वो कांपे जा रहे थे और अभिषेक तो सिर्फ अपनी गेम खेलने में मस्त था, जैसे कि कुछ उसको पता ही नहीं कि उसके आसपास क्या हुआ। अब जब इनकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, इसके खिलौनों का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि इसके जो खिलौने हैं वो घुराना शुरू कर चुके हैं। वो हमारी तरफ देख के घुरा रहे थे, उनसे घुराने की आवाज़ें आ रही थी। अब इनकी माँ को ये बात काफ़ी अटपटी लगती है, लेकिन उनकी माँ ये बात हंसी में टाल देती है कि नहीं नहीं वो तो खिलौनों, वो कहते हैं नहीं ये तो टेडी बेयर कैसे घुरा सकता है, इसमें तो किसी तरीके की कोई मशीन नहीं लगी।
अभिषेक गेम खेलते-खेलते बड़े गुस्से से कहता है कि अगर ये मेरे भाइयों को कुछ बोलेंगे, तो इनका यही हाल होगा। इनकी माँ जब ये बात सुनती है तो इनको काफ़ी गुस्सा लगता है। इनकी माँ गुस्से से अभिषेक को मारने के लिए जाती है, लेकिन इनके पिता रोक लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हम देखेंगे बाद में। जो दोस्त थे ना, वो अब रुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर इनको छोड़ा जाता है, इनके घर में छोड़ा जाता है। अब अभिषेक को सामने बिठाया जाता है और जब अभिषेक से बात की जाती है, तो फिर उस दिन जाके इनको माहौल की सीरियसनेस का पता लगता है कि शायद गलती इनकी ही है। इनको लगता है कि शायद अभिषेक में किसी तरीके की कोई मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना खो चुका है अपने खिलौनों में कि उनको ही सच मानकर बैठा है। वो समझता है कि जो ये इसके टेडी बेयर, जो भी इसके अलग-अलग तरह के खिलौने हैं, ये इसके रिश्तेदार हैं। हमसे तो ये बातें करता नहीं है और शायद कहीं हमारी गलती भी है, लेकिन अब ये चीज़ डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी। डॉक्टर से जब बात की जाती है तो डॉक्टर को किसी तरीके की कोई अनयूजुअल चीज़ लगती नहीं, और डॉक्टर भी उल्टा इनके पेरेंट्स को ही डाँटते हैं कि तुम्हें जो वक़्त पर ही ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे को खेलने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं और वो अपने खिलौनों को तो सब कुछ समझेगा, लेकिन जैसे-जैसे इसकी उम्र बड़ी होती जाएगी वैसे-वैसे ही ठीक होता जाएगा। हालाँकि डॉक्टर भी इस चीज़ में गलत था। जैसे-जैसे अभिषेक की उम्र बढ़ती जा रही थी, उसका लगाव उन खिलौनों से बढ़ता जा रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि अभिषेक का बर्थडे के पहले का दिन होता है और ये सारे जाने डिसाइड करते हैं कि हम अभिषेक को सरप्राइज़ देंगे। केक लेके जाएँगे, उसका दरवाज़ा खोलेंगे और जब दरवाज़ा खुलेगा तो हम सरप्राइज़ देंगे। लेकिन इन तीनों को, यानी कि अभिषेक के माता-पिता और उसकी बहन को, सरप्राइज़ तो इनको मिलने वाला था। जब ये धीरे-धीरे दबे पाँव अभिषेक के कमरे की तरफ जा रहे होते हैं और दरवाज़ा खोलने लगते हैं, तो उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे कि उसके कमरे में कम से कम 10-15 बच्चे हैं, जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं जन्मदिन की बधाई, सभी कह रहे हैं जन्मदिन की बधाई। अभिषेक के कमरे में तो कोई था ही नहीं। जब ये तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो इनकी आंखों में खौफ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन बच्चे हैं ये। जब दरवाजे को खटखटाया जाता है तो अभिषेक जब दरवाज़ा खोलता तो वहाँ पर कोई नहीं होता सिवाय इन खिलौनों के। और जब अभिषेक से पूछा जाता है कि कौन था, तो फिर अभिषेक कहता है कि ये मेरे भाई तो हैं, यही मेरा जन्मदिन मना रहे थे। आज तो हद हो चुकी थी, क्योंकि आज पहली बार इनके परिवार के मेंबर्स को भी डर का एहसास हुआ था कि कोई भी किसी भी कारण से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आवाज़ें जो अभिषेक खुद क्रिएट कर रहा हो या कुछ रिकॉर्डिंग की हो ना हो, ये कुछ अलग ही चीज़ है। अब अभिषेक के फादर इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न होते हैं, तो फिर वो बात करते हैं किसी अपने फ्रेंड से जो थोड़ा धर्म कर्म में विश्वास रखता है। तो एक बड़े विद्वान को बुलाया जाता है और जैसे ही विद्वान उसके कमरे में जाते हैं तो उनको काफ़ी भारीपन महसूस होता है। वो पूछते हैं कि अभिषेक के अलावा इस कमरे में कौन रहता है, तो इनकी माँ जवाब देते हैं कि सिर्फ अभिषेक ही रहता है। जो विद्वान है वो बाहर लॉबी में आकर बैठते हैं और हंस के इनकी तरफ कहते हैं कि ये आपका वहम है कि अभिषेक ही रहता है, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं उसके कमरे में कुछ समय बिताना चाहता हूँ। जैसा वो कहते हैं वैसा ही किया जाता है। अभिषेक तब स्कूल गया होता है। जब उसके कमरे में जाते हैं वो तकरीबन आधे घंटे बाद बाहर आते हैं और जो वो रिवील करते हैं ये सुन के तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहते हैं कि जो खिलौनों की बात तुम कर रहे हो ना, जो अभिषेक के ये खिलौने हैं, ये खिलौने नहीं प्रेत हैं। जैसे ही ये बात सुनते हैं पहले तो वो विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन अब जो उन्होंने सुना था अपने कानों से उसको कैसे झुठला सकते थे कि उसका बर्थडे कौन सेलिब्रेट कर रहा था। इनकी माँ तो रोने ही लग पड़ती हैं और वो कहती हैं कि किसी भी तरीके से करके इस चीज़ से, इस झंझट से हमारा पीछा छुड़ाओ। हम ऐसा करते हैं, अभिषेक के पीछे ये सारे खिलौने फेंक देते हैं। तो वो पंडित जी कहते हैं कि गलती से भी ऐसा मत करना। पहली बात तो अभिषेक ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और दूसरी बात है कि अगर आप इन खिलौनों को फेंक भी देते हैं तो वो किसी ना किसी और चीज़ में आ जाएंगे। आपकी अनगैली की वजह से ये प्रेत धीरे धीरे अभिषेक के संपर्क में आए और वो आज अभिषेक को सच्चे ही अपना दिल से भाई मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसका नुकसान करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ उसको कहीं मारना चाहते हैं, लेकिन आप अब ये समझिए कि अभिषेक आपका बच्चा नहीं है, वो उनका भाई है और जैसा वो कहेंगे वैसा ही करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है मुझे कि अगर आपने अभिषेक को
हमसे अलग करने की कोशिश की तो हम उसको अपने साथ ले जाएँगे। हम अभिषेक से ताउम्र खेलेंगे, लेकिन अगर आपने कोई रुकावट की तो हम अभिषेक को अपने साथ ले जाएँगे। और आपको तो पता ही है कि अपने साथ लेकर जाने का मतलब क्या होता है। अब ये सुन के गीतांजलि भी रो रही थी, इनकी मदर भी रो रही थी और इनके पिता तो हक्के-बक्के थे। इनके पिता पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है? अब पंडित जी कहते हैं कि नेचुरली सॉल्यूशन ही कोई होगा, हमारे करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो ये प्रेत हैं ये अभिषेक के इर्द-गिर्द ऐसे गढ़ बनाकर बैठ चुके हैं। अब जब मरीज ही खुद ठीक नहीं होना चाहेगा तो क्या किया जा सकेगा? अभिषेक अब इन चीज़ों से निकल ही नहीं पाएगा। आज इन बातों को काफ़ी समय हो चुका है, अभिषेक की उम्र 30 साल हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो अपने खिलौनों के साथ रहता है। अभी भी वो उनसे ही खेलता है, उनको ही अपना भाई समझता है। उसकी सारी दुनिया वही की वही है। था ना अजीब किस्सा? आई होप ये भी किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं किसी जगह पर गए हों, किसी से मिलने गए हों, या फिर कोई आपसे मिलने के लिए आया हो, और एग्जाम्पल के तौर पर चलो हम यही बात कर लेते हैं कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, किसी जानने वाले के घर जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहला जो डिसिप्लिन क्या होता है कि जैसा वो कहेंगे हमें वैसा करना चाहिए। मतलब कि अगर उनके कोई स्पेसिफिक रूल्स हैं हमें वैसे मानने चाहिए। अगर कोई हमारे घर में आ रहा है तो ऐसा ही हम भी सोचते हैं कि भाई वो एज पर दैट पर्टिकुलर रूल्स ही बिहेव करे। अब कोई अपने किसी तरीके की कोई नेचर को लेकर आ रहा तो उसको हमारी नेचर के बीच में ढलना होगा, अगर वो यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आ रहा है, और ठीक वैसे ही हमारे में भी ये लागू होता है। लेकिन शीतल जो है वो यहाँ पर गलती कर लेती है। शीतल अपनी एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी और हॉस्टल में उसकी दोस्ती हो जाती है, उसकी जो सहेलियां बनती हैं उसमें से एक सहेली है जो हिमाचल के एक गांव से ताल्लुक़ रखती है। अब जब छुट्टियां होती हैं तो ये सारी सहेलियां मिलकर प्रोग्राम बनाती हैं कि हम इसके अपनी दोस्त की गांव में जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो ब्यूटी थी, सुंदरता थी, वो तो देखते ही बनती थी, उन्होंने तस्वीरों में देखा था। अब उसकी दोस्त भी खुश हो जाती है, परिवार से बात की जाती है तो कहते हैं अभी मोस्ट वेलकम, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। खैर वो दिन भी आता है जब शीतल और उसकी सहेलियां अपनी उस सहेली के घर पे जाती हैं। खूब स्वागत किया जाता है, फिर उसके बाद वो निकलना शुरू करती हैं और जैसे ही शाम पड़ती है तो उसकी सहेली कहती है शीतल को और बाकी सहेलियों को कि बस अब दिन ढलने को है तो हम चलते हैं वापस घर। लेकिन शीतल का मन अभी खूबसूरती को देखकर भरा नहीं था। वो कहती है कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा जाएंगे, अभी तो हम थोड़ा और घूमेंगे। लेकिन शीतल की सहेली कहती है कि तुझे गाँव का पता नहीं, यहाँ पर अंधेरा होने पर ऐसे बाहर नहीं निकलते। तो फिर इनकी वही बहस शुरू होती है कि आजकल में कैसी दकियानूसी बातें, ये वो, कोई मानता ही नहीं है समेत शीतल, और उसको लीड भी शीतल ही कर रही होती है। अब इनको ना मानने का खमियाजा भुगतना पड़ना था। इतनी वोट्स जब एक जगह होगी तो एक वोट क्या करेगी। इसकी सहेली के मन में तो डर था, इसको फ़ोन भी आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब वो बहाना बनाती है कि बस हम आ रहे हैं, बस हम आ रहे हैं। देखते ही देखते मौसम में तब्दीली शुरू होती है और हल्की हल्की बारिश शुरू होने लग पड़ती है। अब तो शीतल को भी मानना पड़ता है कि चलो चलते हैं वापस। बादल इतने घने थे कि जो बची कुछ रोशनी थी वो भी खत्म हो जाती है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। लेकिन बारिश जब तेज होना शुरू होती है तो एक मंदिर के पास ही रुक जाती हैं या मंदिर के अंदर चली जाती हैं। अब ये चीज़ भी अच्छी होगी कि चलो मंदिर के अंदर चली जाती हैं। वहाँ पर कुछ लोग थे जो पाठ पूजा कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन सबको कुछ समेत शीतल ऐसा महसूस हो रहा था कि मंदिर की छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कुछ भारी चीज़ जो है वो जंप कर रही है। किसी इंसान के लिए ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। अब कुछ लोग जो हैं वहाँ के कह रहे हैं कि बस जहाँ से भी आए हो तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है, तुम्हें मुक्ति मिले, तुम्हें मुक्ति मिले। ये देख के तो शीतल हंसने लग पड़ती है। शीतल की सहेली कहती है कि चुप हो जा। तो शीतल हंस के कहती है कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। अब जब ये शीतल बात करती है तो कुछ लोग वो सुन भी लेते हैं, शायद उनको इस बात का बुरा भी लगता है, लेकिन शीतल तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर शीतल की सहेली कहती है कि दरअसल बात ऐसी है कि यहाँ पर ना घर के थोड़ी सी आगे एक घर है, वहाँ पर किसी लड़के ने सुसाइड किया। तो कई बार क्या होता है कि जब इस ऐसी जगह पे ना आत्माएं भटकती हैं तो फिर ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि बस तुम्हारी मुक्ति तुम्हें हो, तुम यहाँ से चले जाओ, और हो ना हो जो ये सब कुछ हो रहा है उसी आत्मा के वजह से हो रहा है।
बस ये बात सुनने की देर थी, शीतल तो और हँसने लग पड़ती है। शीतल की सहेली को ये बात काफ़ी बुरी लगती है, क्योंकि अब तो उसी गाँव की वसनीक थी और उसके गाँव के सामने ही उसकी सहेली उस गाँव की प्रथाओं का मज़ाक उड़ा रही है। कुछ कर भी नहीं सकती थी। हालाँकि जो शीतल की बाकी सहेलियाँ थी, वो इन चीज़ों को नोटिस करती है और जैसे-तैसे करके शीतल को चुप कराती है। लेकिन शायद कोई और भी था जिसको शीतल की ये हँसी कुछ ज़्यादा ही नागवारा गुज़री। अब क्या होता है कि देखा जाता है कि जब बाहर बारिश बिल्कुल रुक गई है, तो ये चलना शुरू करते हैं अब घर की तरफ। इनकी घर की तरफ जाते एक छोटी-सी संकरी सी पुली थी, जहाँ से इन्होंने होकर गुज़रना था और वहाँ से नीचे से एक नाला बह रहा था। बारिश की वजह से वो नाला थोड़ी-सी तेज़ बह रहा था और उस पुली के थोड़ी-सी दूर आने पर ही बारिश थोड़ी-सी तेज़ हो जाती है। अब घर इनके थोड़े से सामने नज़र आ रहा था। इतना दूर था नहीं कि ये भाग के जा सकें। अब क्या होता है कि उस माहौल की मैं अगर बात करूँ, तो पुली थी, कुछ दूर आगे जाके मोड़ आगे करके घर था और इस तरफ जो है वो हल्की छोटी-सी खाई थी और इस तरफ जंगल था। जब ये उस पुली की तरफ जाती हैं, तो वहाँ पर एक पेड़ गिरा होता है, जिसकी वजह से उस पुली को पार करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। धीरे-धीरे करके सारी सहेलियाँ जो पुली को पार कर रही होती हैं, और जब शीतल की सहेली लास्ट में शीतल रह जाती है, वो शीतल की तरफ देखती है, तो ऊँची-सी चीख मार के कहती है, "शीतल जल्दी भाग!" क्योंकि शीतल के पीछे एक बहुत बड़ी परछाई जिसकी आँखें चमक रही थी, और जैसे वो शीतल को अपने आगोश में लेना चाहती है। शीतल जैसे ही वो पीछे देखती हैं, वो तो बस एक बार गिर जाती है। बारिश दोबारा से तेज होनी शुरू हो जाती है। इनकी सहेलियां जल्दी से भाग के अपने घर की तरफ जाती हैं और शीतल सिर्फ अकेली रह जाती है। हाँ, वो जो लड़की उस गांव की थी वो दूसरी तरफ थी। हाँ, वो जो लड़की वो गांव की थी वो उस तरफ थी और वो इस तरफ आने की कोशिश करती है, लेकिन शीतल डर से भागती है जंगल की तरफ। शीतल की ऊंची ऊंची चीखों की आवाजें आ रही थी। बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि कुछ ही समय में उसकी चीखें उस तेज बारिश की आवाज़ में ओझल हो चुकी थी। अब जब ये सहेली घर में जाती है और हर घर में हल्ला गुल्ला मच जाता है, उसके भाई, उसके माता पिता, गांव वाले आसपास इकट्ठे होते हैं। लड़की गई तो गई कहाँ पे? सारी जगह पे इतनी तेज बारिश में उस शीतल को ढूंढना शुरू किया जाता है, लेकिन शीतल थी वो तो कहीं मिल ही नहीं रही थी, ना ही पुली के पास। सबको ये डर था कि कहीं शीतल उस नाले में तो नहीं गिर गई, और अगर उस नाले में गिर गई है तो फिर तो उसका मरना तय है। उस खाई के आसपास उस जंगलों में ढूंढा जाता है, लेकिन शीतल कहीं मिलती नहीं। हाँ, महसूस होता है कि उन सबके आसपास कोई घूम रहा था, घुर्रा रहा था काफ़ी गुस्से में, जिसकी वजह से कुछ देर तो लोग ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है, क्योंकि सबको कुछ भारीपन महसूस हो रहा था। जैसे तैसे करके शीतल की सहेलियों को समझाया जाता है कि अब इतनी बारिश में कुछ हो नहीं पाएगा, बस अब परमात्मा से दुआ करो कि वो कहीं इस नाले में ना बह गई हो, क्योंकि अगर वो इस नाले में बह गई तो फिर मुश्किल है। ये रात इन सब के लिए काफ़ी काली रात थी। एक एक पल इनके लिए सदियों जैसे था। इनकी प्रिय सहेली, हालांकि उसने बदतमीजी की थी, लेकिन इन सब के बावजूद थी तो वो उनकी सहेली, और अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर वो उसके घर वालों को जवाब क्या देंगे। सबके जहन में ये बात चल रही थी। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही दोबारा से सर्च अभियान चलाया जाता है। क्या शीतल मिल पाती है? जी हाँ, शीतल मिलती है। शीतल मिलती है जंगल के बिल्कुल अंदर जाके। बिल्कुल दुबक कर सहमी हुई वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। जब उसको आवाज़ देकर बुलाया जाता है तो बस वो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। अपने दोस्त को गले लगाकर उसको कहती है कि मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने शायद किसी को ज़्यादा नाराज़ कर दिया। वो परछाई सारी रात इस पेड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। जैसे ही मैं इधर उधर जाने की कोशिश करती थी तो उस परछाई से गुर्राने की आवाज़ आने लग पड़ती थी, और फिर मैं इस पेड़ के पास ही दुबक के रह जाती थी। अब सारी रात भीगने की वजह से उसका तो बुरा हाल था, शरीर उसका तप रहा था, ज्वर से उसका बुरा हाल था। हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाता है और उसको पूरा 1 हफ्ता लगता है रिकवर होने। उसके बाद तो शीतल बस तौबा करती है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी, ऐसा नहीं कि मैं गांव में नहीं आऊँगी, लेकिन जहाँ भी जाऊँगी वहाँ की प्रथाओं की, वहाँ के रीति रिवाजों की, और जैसा कोई कहेगा उस तरीके से ही बिहेव करूँगी, क्योंकि उसने अंजाम भुगत लिया था और ये बात उसकी जान पर भी बन सकती थी। आई होप आप भी जहाँ पे जाते होंगे तो वैसे बिहेव करते होंगे, और ऐसे बिहेव करना भी चाहिए, क्योंकि
अपने अपने इलाके के बारे में जो लोग जानते हैं वो हम नहीं जानते। ऐसे ही हम पर भी ये बात लागू होती है कि जो हम जानते हैं, जो हमारे यहाँ पर विज़िटर होते हैं वो नहीं जानते। सो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई होप ये किस्सा भी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वन स्टॉप चैनल है हॉरर का, जिसकी वजह से आपको रोज़ हॉरर कहानी सुनने को मिलेगी, साथ के साथ ही वीकली पॉडकास्ट भी। और इसके साथ ही अगर आप अपनी स्टोरीज चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर नरेट करूं या फिर पॉडकास्ट में नरेट करूं, तो जो ये फ्लैश हो रहा है मेरी ईमेल आईडी और मेरी इंस्टा आईडी, उसको आप जाकर उस पर टाइप करके भेज सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और अगर कनेक्ट करना चाहे तो इंस्टा पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ जो ये डिटेल है वो कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आपको पॉज करके लिखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड होगी। अब चलते हैं हम अपने सेगमेंट की ओर। जो कमेंट सेक्शन था, जो फीडबैक थे, कंसर्न थे, क्रिटिकल कमेंट्स वगैरह। जो आज का कमेंट है वो है राली सिंह जी का। तो आई होप मैंने आपका नाम सही लिया है। राली सिंह जी बहुत पुरानी, या कह सकते हैं कि जब से चैनल शुरू हुआ तब से ही सब्सक्राइबर हैं, और इनका कमेंट भी जो है हर बार आता है। साथ के साथ ही ये तकरीबन सारी वीडियोस को अप्रिशिएट करती हैं। आज का जो इनका जो कमेंट है वो थोड़ी सी नाराज़गी है, लेकिन मुझसे नहीं, वो शायद व्यूअर से है। तो ये क्या कहती हैं कि सॉरी टू से, पर ऐसा लगता है कि सब इसी चैनल पे अपना अपना ओपिनियन शेयर करने लगे हैं। किसी को बैकग्राउंड म्यूजिक से प्रॉब्लम है, किसी को कैमरा की साइड से, तो किसी को किसी और चीज़ से। मेन चीज़ पर फोकस करना ही नहीं है कि स्टोरी क्या है और कैसे नरेशन किया गया। तो आपका कंसर्न, ये मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल वाजिब है, मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल वाजिब होगा, लेकिन क्या है कि जैसे आप कह रही हैं ना कि किसी और चैनल पर नहीं करते, इसी चैनल पर है, क्योंकि शायद मैं इंटरेक्ट करता हूँ, इसकी वजह से होता है कि आप मुझे बताइए। मैं खुद कह रहा हूँ कि बताइए कुछ प्रॉब्लम है, और देखिए ना, इससे मुझे ही फ़ायदा हो रहा है। जो ऐसे फीडबैक होते हैं जो मुझे लगता है कि जो डुएबल नहीं है, तो मैं उसका रिस्पॉन्स ही नहीं देता, या फिर मैं प्रॉपर कह देता हूँ कि उसका फ़ायदा नहीं है कोई। इसलिए कुछ ऐसे, जैसे आप कह रहे हो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक, कई लोग कहते हैं कि इफ़ेक्ट्स डालो, कई लोग कहते हैं नहीं डालो। अब इसमें क्या होता है कि मुझे लगता है कि भाई नहीं डालने चाहिए तो फिर नहीं डालता। ऐसे ही जैसे कट करते हैं साइड को, इसको इस तरीके से करो। कुछ ऐसे व्यूज़ हैं वो तो एक तरह का हुक्म ही देते हैं कि इसकी लाइट को ऐसे चेंज कर, ऐसे कर, ऐसे कर। ऐसे भी कमेंट को मैं फिर एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि एक बोलने का लहज़ा, लिखने का भी लहज़ा होता है, और जब वो लहज़ा से बाहर बात की जाती है तो फिर उसको इग्नोर करना ही अच्छा होता है। लेकिन 99% जो कमेंट्स आते हैं उसके कंसर्न्स को मैं एड्रेस करना पसंद करता हूँ, और इसीलिए ही शायद वो करते भी है, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है कि वो करते भी रहें। उससे क्या होता है कि अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही और उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, तो उससे मेरी रीच ही को ही नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली मेरा फ़ायदा ही है, और आपका फ़ायदा ये है कि आपको जो कंटेंट है वो बेहतर मिलेगा हर बार से। इसलिए राली सिंह जी, पहले तो ये चीज़ के लिए मैं बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप रेगुलर व्यूअर हैं, और तकरीबन हर जगह पे ही, हर वीडियो पे ही आपका कमेंट आता है, और आपने ये चीज़ को लेकर कंसर्न शो किया। आपको ये चीज़ हर्ट हुई, ये भी अच्छा लगा कि भाई सारे यहाँ पर फरमाइश करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे उम्मीद है, इंतज़ार भी रहेगा कि कभी आपको भी कुछ कमी नज़र आएगी और आप उसको एड्रेस करेंगी, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो मैं चाहता हूँ कि बस एक कनेक्ट होना चाहिए, अच्छा कनेक्ट होना चाहिए, ताकि अच्छे बुरे का साथ के साथ ही पता लगता रहे, और इसी की वजह से ही चैनल ग्रो होगा। आप जैसों के कमेंट्स की वजह से ही इंटरेक्शन बढ़ती है, यूट्यूब में पुश होता है कि भाई एक चैनल है जो ग्रो, जहाँ पर इंटरेक्शन बढ़ रही है, और उसकी वजह से चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जहाँ तक रही सबके कंसर्न की बात, मैं सबके कंसर्न को मिक्स करके एक बात कहूँ तो सबका कंसर्न यही है कि व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन बात ऐसी है कि मेरी नज़र में व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो जरूर हो सकता है, लेकिन जिस दिन एक आधी वीडियो पे 1-1.5 लाख व्यूज़ चले गए तो नेचुरली बात है, चैनल अपने आप पुश हो जाएगा, कमी पेशी सारी पूरी हो जाएगी। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसी बातें हैं मेरे लिए, मुझे प्रोत्साहन नहीं देती हैं, बस सही लैंग्वेज में की हों। अब एक भाई थे, उन्होंने कहा था कि देखा भाई, मैंने कहा था ना आप अपना वो चेंज करो, कि शुरू में आप कुछ और यूज़ करो, फिर सब्सक्राइब करने के लिए कहो। तो वो वैसे मैं पहले से कर रहा था। अगर वो भाई जाके देखेंगे, संदीप सिंह है शायद, अगर मैं सही हूँ तो
तो मैं काफ़ी देर से ये कह रहा हूँ कि जब से मैंने सब्सक्राइब करने के बारे में बात की है ना, तब से सब्सक्रिप्शन बढ़ी है। तो फिर कहना पड़ता है, मजबूरी में कहना पड़ता है, मेरा दिल नहीं करता कहने का कि भाई बार-बार मैं एक चीज़ को कहूँ, लेकिन अब ऐसे ही अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे भाई अब कैरी मिनाटी से बड़ा यूट्यूबर तो नहीं है, तो वो अब तक अपने वीडियो में कहता तो मैं किस खेत की मूली हूँ। जो हमारा काम है वो हम करेंगे। संदीप जी बिल्कुल ठीक बात है, और जो आपने कहा था वो मैंने पहले से ही फ़ॉलो करना शुरू कर दिया था, और आपका जो ऑब्ज़र्वेशन थी बिल्कुल ठीक थी कि जो सब्सक्राइब करने के लिए बार-बार कहेंगे तो सब्सक्राइब होगा। और आपने कहा था कि नाम याद रखना भाई, नाम याद है, बिल्कुल याद है। अभी मैंने बिल्कुल देखा भी नहीं है, मुझे याद है। हो सकता है मैंने गलत कह दिया हो, बट मतलब समझ लो कि मुझे याद है, फिर मैं करेक्ट कर लूँगा अगर संदीप सिंह जी ना होए, वैसे मेरे हिसाब से संदीप सिंह जी हैं। तो ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, ऐसे हमारा जो एक कनेक्शन है, मेरा कनेक्शन इन सब के साथ बना रहे। और ऐसा नहीं है कि भैया आज चैनल छोटा है तो मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ। ताउम्र जितनी देर चैनल है तब तक तो एड्रेस होता ही रहेगा, और मैं कोई गज़ब तो चीज़ कर नहीं रहा, कुछ नई चीज़ तो कर नहीं रहा। बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं जहाँ पर ये चीज़ पहले से चल रही है। तो ऐसा कुछ बड़ाई वाली बात नहीं है, बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो जितनी देर तक ये चैनल चलेगा, जब तक जान है तब तक ये काम चलता रहे। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि कुछ व्यूअर्स हैं जो जिनके कमेंट्स नहीं आ रहे, तो मुझे कंसर्न रहता है उनको भी कि भाई सब कुछ ठीक ठाक हो, परमात्मा करे। तो आज का जो एपिसोड है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। छोटे-छोटे 3 किस्से थे, और कहानियों की जो अब फ्रीक्वेंसी है थोड़ी-सी कम हो गई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके भेजें, ताकि मैं अच्छे से अच्छी कहानियाँ जो है वो अपनी नरेशन की माला में पिरोकर आपके आगे रख सकूँ, और जो बाकी अपने भाई लोग हैं यूट्यूबर, बाकी चैनल, उनके साथ मैच हो सके। जैसे अभी एक भाई ने कहा था कि रियल वन जैसे चैनल पर जाओ, तो मैंने उनको वैसे कहा था कि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, तो उन्होंने कहा था फिर जाओ। अब ऐसा कि वो दोबारा बुलाएंगे तो फिर जाऊँगा, मैं खुद तो कह नहीं सकता कि भाई मुझे बुलाओ। जिसको ठीक लगेगा वो बुलाएगा, और रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है उस वीडियो पे भी, और अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर ज़रूर प्यार दीजिए। हाँ, उस वीडियो की ख़ास बात है कि जो उस वीडियो की पहली कहानी है, वो मैंने अपने चैनल पर नरेट नहीं की। तो अगर किसी ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी द रियल वन की, तो द रियल वन पे जाके मेरा पॉडकास्ट अभी उसके बाद 2 पॉडकास्ट ही हुए हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए। और अगर आपको पसंद आई हो कहानी, तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना वहाँ पर प्यार ज़रूर दर्शाइए, और अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइए कि भाई हम सुनील शर्मा के चैनल से आए हैं, नरेट बाय सुनील के चैनल से आए हैं, और आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि उस चैनल पे मैं दोबारा जाऊँ, तो पार्ट 2 के बारे में लिखिए। और कुछ भाई लोग हैं जो कहते हैं कि भाई रियल हिट में कब जाना होगा, और रियल हिट में जब कभी कोई होगा तो चले जाएंगे। उसके लिए फिर आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि रियल हिट में भी जाऊं, तो फिर उसके लिए भी आप वहाँ पर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सुनील शर्मा को बुलाओ, नरेट बाय सुनील को बुलाओ। अरे उनको पता लगेगा कोई बंदा है तो तब वो बुलाएंगे ना। अभी तो इतने बड़े चैनल के लोगों को मैं कैसे नजर आऊँगा। तो ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, ये आपने देखना है। आप मुझे मेरी कहानियों को पसंद करते हैं, तो फिर आप अगर चाहते हैं कि मैं बड़े ऐसे चैनल पर भी जाऊं, तो वहाँ पर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में वहाँ पर लिखिए कीजिए कि इनवाइट सुनील शर्मा, नरेट बाय सुनील शर्मा और भी हैं कहीं, उनको ना इनवाइट कर ले, ध्यान रखिए। उनको भी कर लें ठीक है, लेकिन मुझे भी कर लें, है ना। तो वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे इन्वाइट करो, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।